वेलकम टू ब्रीथ बायोलॉजी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमेशा की तरह हम जरा जल्दी से इन सारे वर्ड का एक संधि विच्छेद कर लेते हैं। न्यूरल मतलब क्या समझ में आ रहा है? समथिंग रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, नर्व फाइबर्स, ये सब समझ में आ रहा है। सेकेंड आ रहा है हमारा वर्ड कंट्रोल। अब कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल, उदय कंट्रोल, वो वाला कंट्रोल, बात तो वही है। वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमारे बॉडी के सिस्टम को, फंक्शनिंग को जो रेगुलेट कर रहा है, इसके लिए वर्ड हमने यूज किया कंट्रोल। ठीक है। थर्ड हमारे पास जो वर्ड आ रहा है उसका नाम है कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्या चीज होती है? जब हम कोई गेम खेल रहे हैं क्या बोलते हैं? आपस में कोऑर्डिनेट करो। या हम कोई डांस स्टेप कर रहे हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? अगर ग्रुप डांस है तो बोलते हैं ना सबका कोऑर्डिनेशन अच्छा था तभी वो ग्रुप परफॉर्मेंस अच्छी लगी। तो कोऑर्डिनेट क्या है? जब सारे मिल के एक काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। यही कोऑर्डिनेशन हम देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर भी हो रहा है। हमारी बॉडी के अंदर ये कोऑर्डिनेशन, ये सिंक्रोनाइज मैनर में सारे फंक्शनिंग कौन करवा रहे हैं? तो इसके लिए हम देखेंगे दो ऐसे सिस्टम हैं जो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन करवा रहे हैं। वो कौन कौन से हैं जल्दी से देखते हैं। एक है हमारे पास नर्वस सिस्टम, दूसरा है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये दोनों जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन कराने के लिए इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये पढ़ लेते हैं। तो नर्वस नाम से समझ में आ रहा है, इसमें जो भी चीज़ों का पैसेज हो रहा है, इंफॉर्मेशन का पैसेज हो रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? नर्व इम्पल्स। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नर्व इम्पल्स कैरी कर रहा है। एंडोक्राइन सिस्टम में कौन करेंगे? हमारे केमिकल मैसेंजर, जिसको हम कहते हैं हार्मोन्स। और अगर हम पॉइंट देखें, जो न्यूरल इम्पल्स होती है हमारी, इसका जो इम्पैक्ट होता है बहुत शॉर्ट लिव्ड है। अगर यहाँ पे कुछ पिंच हुआ बस अभी के लिए हो गया, ऐसा तो नहीं ना कि अगले 5-6 साल तक हमें यहाँ पे दर्द होता रहेगा, ऐसा नहीं होता ना। तो हम देखें ये जो इम्पल्स है ये बहुत इसका शॉर्ट लिव्ड होता है। फिर हम देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो हार्मोन्स का इफेक्ट कैसा होता है? लॉन्ग लास्टिंग। तो लिख देते हैं यहाँ पे। और थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि नर्वस सिस्टम में देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन होता है, एकदम टू द पॉइंट होता है। यहाँ पे हमने देखा पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरा सेल्स तक पहुँच रहा है, पूरा सेल के अंदर तक हम देख रहे हैं चेंजेस ला सकता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। बट हम ये नहीं कह सकते बस जहाँ तक पहुँचा सिर्फ स्पेसिफिकली उसी एरिया में ही फंक्शन कर रहा है, पूरे ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एज सच पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, बट ये पूरा सेल्स के अंदर तक जाकर उसको इफेक्ट जो है उसमें शो कर रहा है। तो बच्चों ये जो थे हमारे दो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है हमारी बॉडी में। कोऑर्डिनेशन का एक एग्जांपल और पढ़ लेते हैं। डांस का तो मैंने तुमने बता दिया, जो तुमने बहुत अच्छे से रिलेट कर लिया, बट बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे ऐसे समझो कि हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होना है? बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी कब मिलेगी? जब ऑक्सीडेशन होगा फूड का। ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे आएगी? जब हम बहुत ज़्यादा रेस्पायर करेंगे। ठीक है, रेस्पायर किया हमने, अब उस ऑक्सीजन को सारे टिश्यूज में कौन लेके जाएगा? ब्लड। ब्लड कहाँ से आएगा? जब हार्ट बहुत बार पंप करेगा। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हमारे इन्वॉल्व है। सर्कुलेटरी भी इन्वॉल्व हो गया, नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो गया। ये सारी चीज़ें हो रही है ना यहाँ पे इन्वॉल्व, ये सारे मिल रहे हैं तभी जाके हम देख रहे हैं अपना फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ईजिली कर पा रहे हैं। जैसे ही फिजिकल एक्सरसाइज हमारी कम होगी हम क्या देखेंगे? सारे सिस्टम वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। तो ये हमारी बॉडी ने कोऑर्डिनेट किया था ताकि हम एक फिजिकल एक्सरसाइज कर सकें। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले इस चैप्टर में नर्वस सिस्टम के बारे में, एंडोक्राइन के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं न्यूरल सिस्टम से। न्यूरल सिस्टम का अगर हम ओरिजिन देखें तो ये कैसे होते हैं? ये एक्टोडर्मल होते हैं ओरिजिन में। ठीक है, तो इनका ओरिजिन हमने देखा ये एक्टोडर्मल है। ठीक है,
अब हम देख रहे हैं इसमें बहुत सारे टाइप के सेल्स हैं, बट मेनली जो सेल्स पाए जा रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबल है नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए, उन सेल्स को हम कहते हैं न्यूरॉन्स। ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं हमारे, जो रिसीव भी करते हैं, डिटेक्ट भी करते हैं और ट्रांसमिट भी करते हैं स्टिमुलस को। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर जो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, जो कौन है हमारे न्यूरॉन, जो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं स्टिमुलाई। इसको ध्यान रखना है आपको। आपको पता है ये नर्वस सिस्टम बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली न्यूरॉन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की, तो देखो जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनमें इतना अच्छा डेवलप है ही नहीं। हमने देखा जो सबसे पहले नर्वस सिस्टम विल बी द रॉन्ग वर्ड। यहाँ पर हम देखें जो नर्वस टिश्यू है सबसे पहले किसमें डेवलप हुआ, सीलन ट्रेट्स में। तो सीलन ट्रेट्स में हाइड्रा में अगर हम देखें तो बस यहाँ पे क्या आ गए थे, न्यूरॉन्स आ गए थे, और कौन से एक जो मतलब एक नर्व नेट सा बन गया था यहाँ पे, और इसमें जो न्यूरॉन होते हैं उनको हम कहते हैं एपोलर न्यूरॉन। उसके बारे में अभी बताऊंगी मैं। तो सीलन ट्रेट्स में अगर हम हाइड्रा में बात करें, सबसे पहले टिश्यू आया था, और जो टिश्यू आया था वो कौन सा था, नर्वस टिश्यू। ठीक है, और इसमें क्या बन चुका था, नर्व नेट। फिर हमने देखा प्लैटीहेल्मिन्थेस में क्या हुआ। प्लैटीहेल्मिन्थेस में हमने देखा लैडर लाइक था इनका नर्वस सिस्टम। लैडर लाइक कैसे था, इस तरीके से हमने देखे, ऐसे गैंग्लियन थे जो आपस में इस तरीके से कनेक्टेड थे और ऐसे लैडर सी फॉर्म कर रहे थे, तो इसलिए इसको बोल दिया लैडर लाइक। फिर हम देखेंगे हमारे इंसेक्ट्स जो आते हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम में। तो आर्थ्रोपोडा में क्या हुआ, इनमें एक सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन होता है जो ब्रेन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, गैंग्लियन बिहेव्स एज ब्रेन। और इसके बाद अर्थवर्म या एनेलिडा वाले फाइलम से आगे तक हमने देखा क्या आना शुरू हो गए थे, नर्व कॉर्ड। तो यहाँ मैं मेंशन करती हूँ, वो एनेलिडा से हमने देखा एक आ गई नर्व कॉर्ड। अब ये जो नर्व कॉर्ड है ये कैसी थी, ये जो वर्टिब्रेट्स हैं उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट थी। अब क्या था, हम अपने में नर्व कॉर्ड को इमेजिन करते हैं, हम लोगों में तो खैर वो रिप्लेस हो चुका है इनटू सीएनएस, बट स्टिल हमारा जो नर्व कॉर्ड है कहाँ पाया जाता है, हम लोगों में डॉर्सली मिलता है, इन लोगों में पाया जाता है वेंट्रली, वेंट्रल। हम लोगों में एक होता है, मतलब कॉर्डेट्स में एक होता है, इनके पास कैसे होते हैं, डबल। हम लोगों में जो नर्व कॉर्ड होता है वो अंदर से हॉलो होता है क्योंकि उससे सीएसएफ को फ्लो करना है, पर इन लोगों का जो नर्व कॉर्ड होता है वो कैसा होता है, सॉलिड। तो यहाँ तक हमने देख लिया लोअर एनिमल्स में कैसा हमारा नर्वस सिस्टम है, वो देख लिया। अब हम बात करते हैं ह्यूमंस के नर्वस सिस्टम की। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है सेंट्रल और दूसरा है पेरिफेरल। नाम से हमें बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है, सेंट्रल मतलब सेंटर में पाया जा रहा है, पेरिफेरल मतलब पेरिफेरी में पाया जा रहा है। तो अगर हम देखें हमारे सेंटर में नर्वस सिस्टम के क्या आ रहा है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो सीएनएस, इसलिए इसको बोला गया है सेंटर में पाया जा रहा है, ये मेन साइट है फॉर प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करते हैं पेरिफेरी में जो पाए जा रहे हैं। अब पेरिफेरी में जो पाया जा रहा है सिस्टम, उसको हमने बोला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर हम देखेंगे दो में डिवाइडेड है, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे बहुत सारी नर्व फाइबर्स पाई जा रही हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये मेनली दो टाइप की होती हैं, एफरेंट एंड इफरेंट, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये देखो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड है। सोमैटिक में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर ये क्या करता है, जितनी भी इम्पल्सेस हैं सीएनएस से हमारे स्केलेटल मसल्स, जो वॉलंटरी स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर लेके जाता है। ठीक है, तो ये इम्पल्स लेके जा रहा है फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल सिस्टम, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम में हम देख रहे हैं जितनी मसल्स हैं वो सारी यूजुअली हम देखेंगे वॉलंटरी मसल्स के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है।
फिर आता है ऑटोनॉमिक। ऑटो का मतलब क्या है? सेल्फ, आत्मनिर्भर। ठीक है, तो ये क्या है? ऑटोनॉमिक है। ऑटोनॉमिक, इसको किसी की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे ऑर्गन्स में जा रहा है या ऐसे ग्लैंड्स पर जा रहा है जो खुद से ही इनवॉलेंट्री है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये इम्पल्स जो होता है ट्रांसमिट करता है सीएनएस से, कहाँ पर? विसरल ऑर्गन्स में। जैसे हमें पता है ये क्या होते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स है हमारे, ये हम देखेंगे इसको हम कंट्रोल इसके नहीं कर सकते हैं। विसरल ऑर्गन हो गए, ग्लैंड्स हो गए और स्मूथ मसल्स, अगेन ये भी कैसी हैं? इनवॉलेंट्री। सारी इन इनवॉलेंट्री जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जो इम्पल्स ट्रांसमिट कर रहा है वो कौन है? हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अब हम देखेंगे विसरल नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं। एक नई चीज़ इंक्लूड हुई है जिसमें हमने क्या देखा, ये विसरल नर्वस सिस्टम एक्चुअली क्या है? जो इम्पल्सेस हैं फ्रॉम सीएनएस टू जा रही है विसरल ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, मतलब जो इनवॉलेंट्री स्ट्रक्चर है, और वहाँ से भी इम्पल्स आ रही हैं सॉरी, वहाँ से भी हम देखेंगे इम्पल्स आ रहा है टू सीएनएस। ठीक है, तो जितने भी नर्व, गैंग्लियन, नर्व फाइबर्स हैं वो सारा इकट्ठा करके उसको हमने बोल दिया विसरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये आप लोगों ने बहुत पहले से सुना होगा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, जानी दुश्मन है, जस्ट ऑपोजिट काम करते हैं ये दोनों। ठीक है, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देखो क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, डर जाते हैं, इन सब केसेस में हम देखते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा फंक्शनल होता है, और जब जाके हम रिलैक्स होते हैं तब हम देखेंगे कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जब हम घबराए हुए होते हैं तो यूरिनरी जो हमारी ब्लैडर की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं या रिलैक्स होती हैं? सोचो और फिर आंसर करना। फिर से पूछ रही हूँ क्वेश्चन, जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स हैं, डेट्रूसर मसल, सिंपैथेटिक में वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या रिलैक्स होती हैं? ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर होके बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जो नर्वस टिश्यू है ये एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन में। अब इसमें मेनली दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, और भी होते हैं बट मेनली दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं जल्दी से देखते हैं। एक है न्यूरॉन और दूसरा हमारे पास यहाँ पे है न्यूरोग्लायल सेल्स। ठीक है, अब न्यूरॉन हमें क्या है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब बात करते हैं न्यूरोग्लायल सेल्स। ग्लाया का मतलब क्या होता है? ग्लू, चिपक जाना। तो ये क्या होते हैं ये हम देखेंगे, ये अराउंड पाए जाते हैं न्यूरॉन्स के, और ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स को। ठीक है, और हम क्या चीज़ देखेंगे कि जो न्यूरॉन्स है दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। ऐसा क्यों है भाई, ऐसी क्या चीज़ मिसिंग है कि ये डिवाइड नहीं हो पा रहे? इनमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है जिसकी वजह से सेल डिवीजन नहीं हो पा रहा है। तो हम देखेंगे दे कैन नॉट डिवाइड, बट अनलाइक न्यूरॉन्स न्यूरोग्लायल सेल्स कैन डिवाइड। ये बहुत सारे अमाउंट में बन सकते हैं क्योंकि इनके पास सेंट्रियोल पाया जा रहा है। ठीक है, सो दे डिवाइड। अब देखो ये जो न्यूरोग्लायल सेल्स हैं ये नर्वस सिस्टम का मोर देन 50% फॉर्म करते हैं। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी 3 साल पहले नीट में आया हुआ है। तो ये फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म मोर देन हाफ ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इन दोनों में हम देख रहे हैं ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने देख ली है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नर्वस टिश्यू। तो बच्चों यहाँ पर मैंने लिखी है न्यूरॉन की प्रॉपर्टीज, एक एक करके पढ़ते हैं। सेंसिटिविटी, हम देखेंगे जो न्यूरॉन है पर्टिकुलर उनके पास एक रिसेप्टर पाया जाता है ताकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं किसी भी स्टिमुलस को लेके। ठीक है, उसको रिसीव कर लेंगे उस रिसेप्टर के थ्रू। सेकेंड हम देखेंगे कंडक्टिविटी, जो भी इम्पल्स आया है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कंडक्ट हो रहा है, इसको हमने बोला कंडक्टिविटी।
थर्ड हम देखेंगे एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई स्टिमुलस आया, ये एक्साइट हो गया, अब ये आगे कंडक्शन करवा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डीपोलराइज हुआ या एक्साइट हुआ, इसलिए हमने वर्ड यूज किया एक्साइटेबिलिटी। लास्ट हम देखेंगे इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी का तो ये नहीं कि गुस्सा हो गया, चिड़, यानी मैं नहीं कर रहा, मैं तो आगे ट्रांसमिशन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है, ये रिस्पॉन्स कर रहा है टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, इसी चीज को हम बोलते हैं इरिटेबिलिटी। ठीक है, इरिटेबल हो गया। हम देखेंगे इन दोनों को काफी हद तक हम कोरिलेट भी कर सकते हैं, ये दोनों चीजें काफी हद तक सिमिलर हैं। तो यहाँ तक हमने देख ली प्रॉपर्टीज जो न्यूरॉन की है, नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाले सेल्स। अब हम बात करेंगे न्यूरॉन की, जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है एक एक्साइटेबल सेल। बच्चों डिस्कस करते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को। न्यूरॉन जो होता है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब वो क्या क्या है देखते हैं। न्यूरॉन के जो दो पार्ट हैं वो है साइटोन और दूसरा है हमारे पास न्यूराइट्स। न्यूराइट्स बेसिकली सेल प्रोसेसेस हैं। अब इसको फर्दर अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा, डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। तो ये दोनों हम देखेंगे सेल प्रोसेस है जो निकलता है हमारा कहाँ से, न्यूरॉन से। अब सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोन की। साइटोन को हम और भी कुछ चीज़ें बोलते हैं, वो क्या है देखते हैं। सोमा, साइटोन, सेल बॉडी एंड पेरिकैरियन। कैरियो का मतलब आपको पता है न्यूक्लियस, पेरी मतलब उसकी पेरिफेरी पे जो पाया जा रहा है। तो अब देखो ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये है हमारा साइटोन। साइटोन में हम देख रहे हैं बीच में क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियस, और इसके अराउंड आप देख रहे हो कि कुछ साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है। क्योंकि ये न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म है इसलिए हम इसको कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। अब न्यूरोप्लाज्म में देखो क्या पाया जा रहा है। न्यूरोप्लाज्म में हम देखेंगे, आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसे मैंने फाइबर से बना रखे हैं। इन फाइबर्स को हम कहते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स। न्यूरोफाइब्रिल्स जो होते हैं बच्चों, ये इंटरनल कंडक्शन में ही हेल्प करते हैं। ठीक है, और क्या चीज़ पाई जा रही है इस न्यूरोप्लाज्म में, ये मैंने छोटे छोटे ऐसे पॉइंट से बना रखे हैं। ये क्या है हमारे निजल ग्रैन्यूल्स। निजल ग्रैन्यूल्स हम देखेंगे आरईआर और राइबोसोम्स, इन दोनों से बने हैं और हमें पता है फिर इस हिसाब से इनका क्या फंक्शन होना चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब ये जो निजल ग्रैन्यूल्स हम देखेंगे साइटोन में पाए जा रहे हैं और इससे जो ऐसे एक्सटेंड होके छोटे छोटे प्रोसेस हैं जिसको हम कह रहे हैं डेंड्रॉन्स, और उसके फर्दर और प्रोसेसेस जिनको हमने बोला डेंड्राइट्स, इन सारी जगहों पे हम देखेंगे हमें निजल ग्रैन्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, इस न्यूरोप्लाज्म की खासियत क्या है या कह लो कमी क्या है। ये एक नॉर्मल सेल की तरह ही साइटोप्लाज्म है, बट यहाँ पर एक सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है। वो कौन है, वो है सेंट्रियोल, और इसी की एब्सेंस की वजह से हम देखते हैं जो न्यूरॉन हैं ये डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा साइटोन के बारे में, जिसमें हमने देखा कि न्यूक्लियस पाया जा रहा है, न्यूरोफाइब्रिल्स हैं एंड निजल ग्रैन्यूल्स हैं, एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं। उस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया भी बना रखा है। फिर देखो ये जो हमारा साइटोन है, इससे हम देखेंगे कुछ प्रोसेसेस निकल रहे हैं। जो छोटे छोटे प्रोसेस निकल रहे हैं उनको हमने बोला डेंड्रॉन, और डेंड्रॉन की फर्दर जो ब्रांचेस हैं उनको हमने क्या बोला, डेंड्राइट। अब इनका फंक्शन क्या है, आप देखोगे सेंट्रीपिटल होता है यहाँ पे जो कंडक्शन होगा, जो भी इम्पल्स है डेंड्राइट से डेंड्रॉन से होते हुए कहाँ पर आएगी, हमारी सेल बॉडी में आएगी, जिसको हम साइटोन भी बोलते हैं। हमेशा इसी डायरेक्शन में ही रहेगी। फिर हम देखेंगे साइटोन से जाती है टू अदर पार्ट, जिसको हमने बोला एक्सॉन। तो ये था सारा साइटोन के बारे में। यहीं पे हमने देख लिया डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन के बारे में भी। डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे निजल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो कंडक्शन हो रहा है वो कैसा होगा, टुवर्ड्स अ साइटोन, इसलिए हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल यहाँ पे इम्पल्स का कंडक्शन है। क्लियर। फिर हम देखते हैं एक पॉइंट जहाँ से शुरू हो रहा है एक्सॉन, वो वाला जो बहुत सेंसिटिव पॉइंट है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। फिर जो नेक्स्ट सेल प्रोसेस है जो कहाँ से अराइज कर रहा है, हमारा साइटोन से, अभी देख रहे हो इतना बड़ा, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। अब एक्सॉन आप देख रहे हैं एक लॉन्गेस्ट सेल प्रोसेस है ऑफ न्यूरॉन। ये जो एक्सॉन है इसके अंदर हम देखेंगे पाया जा रहा है एक्सोप्लाज्म। इसकी हम देखेंगे जो कवरिंग है, ठीक है, उस कवरिंग को हम बोलते हैं एक्सोलेमा, जो न्यूरोफाइब्रिल्स और माइटोकॉन्ड्रिया इन सब से बनी होती है। अब ये जो एक्सॉन है ये कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअसली कवर्ड होता है एक बायोलॉजिकल इंसुलेटर से।
उस बायोलॉजिकल इंसुलेटर को हम कहते हैं माइलिन या मेडुलरी शीथ। ये माइलिन शीथ आप देख रहे हो कैसे है, यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स में पाया जा रहा है, बीच बीच में कुछ स्पेस है जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है। वो जो स्पेस जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। क्लियर? ये वाली चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ कि केमिकल नेचर क्या होता है हमारा माइलिन शीथ का, मुझे जल्दी से आप कमेंट में बताओ। अगर आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल पढ़ा है तो आपको ये डेफिनेटली आता होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्सॉन है सॉरी, इसे मैंने बताया माइलिन शीथ की कवरिंग है। ये माइलिन शीथ हम देखते हैं, अगर ये जो न्यूरॉन्स हैं सीएनएस में पाए जा रहे हैं तो उसमें ये जो माइलिन शीथ है इसका फॉर्मेशन किसने किया? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ने, जो एक टाइप के न्यूरोग्लायल सेल्स हैं। और यही अगर हम देखें कि ये माइलिन शीथ सीएनएस वाले न्यूरॉन्स में पाई जा रही है तो वहाँ पर इसको कौन बना रहा है? वहाँ पर इसको फॉर्म करते हैं श्वान सेल्स। और यही श्वान सेल्स जो होते हैं, इसकी पूरी मेम्ब्रेन हम देखें अगर जब पूरी पाई जा रही है उसको हम कहते हैं न्यूरिलेमा। तो आप ये देख रहे हो जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया है, ये पूरा स्ट्रक्चर बाहर है, ये न्यूरिलेमा है। अब आपको क्या ध्यान रखना है माइलिन शीथ और न्यूरिलेमा में? न्यूरिलेमा इज कंटिन्यूअस, ठीक है, वाइल माइलिन शीथ इज डिसकंटिन्यूअस। इतना क्लियर है आपको? ज़रूरी नहीं है हर केस में हम देखें माइलिन शीथ होएगी। बहुत सारे ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं न्यूरॉन्स जिसमें हम देखते हैं माइलिन शीथ इज एब्सेंट, और ऐसे वाले एक्सॉन्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। अब इस माइलिन का यहाँ पे फ़ायदा क्या है वो देखते हैं। देखो ये है इंसुलेटर, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होगा? कूद कूद के। और जब ये लॉन्ग जंप लेते हैं इसको क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन में आपने सुना हो एक वर्ड सॉल्टेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है? इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है, तो हम जो यहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे वो है सॉल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जंप करके हम देख रहे हैं इम्पल्स जा रही है, तो ऑब्वियसली इम्पल्स का ट्रांसमिशन फास्टर होगा, और ये 20 टाइम्स मोर फास्टर है दैन नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। ठीक है बच्चों, तो ये था एक्सॉन के बारे में। और एक्सॉन में एक चीज़ ध्यान रखनी है, निजल ग्रैन्यूल कभी भी नहीं पाए जा रहे हैं। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या आ सकता है ये ध्यान रखना आपको, माइलिन शीथ सीएनएस में कौन बना रहा है और पीएनएस में कौन बना रहा है? सीएनएस में बनाते हैं हमारे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और पीएनएस में बनाते हैं हमारे श्वान सेल्स और न्यूरोलेमोसाइट्स। ठीक है, अब नाम है न्यूरोलेमोसाइट्स, तो इसी की मेम्ब्रेन का नाम क्या हो गया? इससे जो बनी मेम्ब्रेन है उसको बोल दिया न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा कंटिन्यूअस, माइलिन शीथ इज डिसकंटिन्यूअस। और जिस जिस जगह पे माइलिन शीथ एब्सेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। तो ये सारा हमने बात की एक्सॉन की। अब एक्सॉन का जो लास्ट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है एंड में। ये जो टर्मिनल पॉइंट पे हम देख रहे हैं ऐसे बल्ब लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं साइनाप्टिक नॉब या साइनाप्टिक एंड बल्ब। अब इसका यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है? देखो यहाँ से ही अब देखेंगे आगे, या तो किसी हम देखेंगे मसल में जा रहा है इसका इम्पल्स, या किसी और न्यूरॉन के साथ ये कनेक्ट कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पर ऐसा क्या चीज़ है जो दूसरे के थ्रू कनेक्ट करेगा? साइनाप्टिक नॉब में ही हम देखेंगे पाए जाते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, संधि विच्छेद करते हैं। न्यूरो मतलब नर्व से रिलेटेड, ट्रांसमीटर तो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए जो केमिकल चाहिए वो हमें कहाँ पाए जाते हैं? इन साइनाप्टिक नॉब में। और उसी की वजह से हम देखते हैं आगे इम्पल्स का कंडक्शन हो जाता है। एक चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा, यहाँ पे जो भी कंडक्शन हो रहा है, जब भी हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल हम देख रहे हैं कंडक्शन हो रहा है, वो हमेशा वन वे होता है। वो कैसे जाएगा? आप देखो टुवर्ड्स, ये देखो डेंड्राइट से साइटोन और साइटोन से टुवर्ड्स एक्सॉन, इस तरीके से जाता है। तो ये था हमारा पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को हम दो बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। एक एक करके सारे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये कितने टाइप के हो सकते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट जो देखते हैं वो है एपोलर। एपोलर नाम से समझ में आ रहा है, मतलब कोई पोल नहीं है, कोई सेल प्रोसेस नहीं है। तो ऐसे वाले जो सबसे प्रिमिटिव न्यूरॉन्स हैं ये किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे सीलन ट्रेट में।
मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले नर्वस टिश्यू किस में आया था, सीलेंट्रेट्स में, और उसमें ये एपोलर न्यूरॉन्स पाए गए थे। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड है हमारे पास यहाँ पे यूनिपोलर। यूनिपोलर का मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक पोल है, एक सेल प्रोसेस है, और वो जो सेल प्रोसेस है उसका नाम है एक्सॉन। तो कुछ मान लेते हैं इस टाइप का स्ट्रक्चर है, इस टाइप से हम देख रहे हैं, यहाँ से कुछ निकल गया। ठीक है, तो ये साइटोन और इसमें से हमारा निकल गया एक्सॉन। ये हो गया यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं किसमें, एम्ब्रियोज में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं किसमें, एम्ब्रियोज में। फिर जो हमारा थर्ड टाइप है वो है बाइपोलर। बाइपोलर नाम से समझ में आ रहा है, दो पोल होंगे, एक होगा हमारा एक्सॉन और एक होगा डेंड्रॉन। तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा इसका, एक ये रहा प्रोसेस, एक ये रहा प्रोसेस। तो ये कैसा हो गया, बाइपोलर। बाइपोलर न्यूरॉन हम देखेंगे आमतौर पर हमारे सेंस ऑर्गन्स में पाया जा रहा है। कहाँ कहाँ मिलता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में मिल रहा है, रेटिना में मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों सेंस ऑर्गन है, उनमें पाया जा रहा है। और हम देखते हैं कि ईयर में भी पाया जाता है। ठीक है, अच्छा हम देखते हैं इसमें फोर्थ टाइप। फोर्थ जो टाइप है हमारा यहाँ पे वो है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टी मतलब बहुत सारे पोल्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे डेंड्राइट, डेंड्रॉन बहुत सारे पाए जा रहे हैं, और एक्सॉन जो है वो तो एक है ही। तो इतने सारे सेल प्रोसेस हैं जिसका डायग्राम मैंने भी थोड़ी देर पहले बनाया था। वो वाले न्यूरॉन जो होते हैं उसको हम कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन, और ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे सीएनएस में। और आखिरी जो हमारा टाइप ऑफ न्यूरॉन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। अब नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, स्यूडो यूनिपोलर, स्यूडो मतलब फॉल्स, यूनिपोलर तो दिखने में लगता है सिंगल इसके पास सेल प्रोसेस है, बट सिंगल नहीं होता। तो ये कैसा है स्ट्रक्चर, मैं बताती हूँ। ये देखो ऐसा लगता है एक साइटोन है, इसमें से एक प्रोसेस निकला, पर ये बाइफरकेट हो जाता है। अब यहाँ से इम्पल्स जा रहा है और यहाँ से इम्पल्स ऐसे बाहर आ रहा है। तो देखो भाई, एक यहाँ पे किसी तरह काम कर रहा है, डेंड्रॉन की तरह, और एक कर रहा है एक्सॉन की तरह। तो क्या ये सिंगल प्रोसेस कहलाएगा, नहीं ना। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्यूडो यूनिपोलर। अब ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है कहाँ पे, डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब ये डोर्सल रूट गैंग्लियन क्या है, मैं जल्दी से एक रफ स्ट्रक्चर बनाती हूँ, उसमें तुम्हें समझ में आएगा। आपने देखा होगा कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शन में होता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं बच्चों, ये पीछे वाला जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं डोर्सल रूट, और इसको हम बोलते हैं वेंट्रल रूट। ठीक है, अब यहाँ पर जो न्यूरॉन होता है, जो इस वाली साइड से आ रहा होता है, इस टाइप से, वो यहाँ पर होता है, इस साइड से आता है, और फिर इम्पल्स जो है यहाँ से होके हमारा यहाँ से मोटर इम्पल्स निकलता है। तो ये आप देख रहे हो यहाँ से जो आ रहा है डोर्सल रूट में जो पाया जा रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है। और जैसे मैंने आपको बताया, डोर्सल रूट ऑफ कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जा रहा है, तो वो यहीं पे है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के बेसिस पे हम देखेंगे जो न्यूरॉन होते हैं हमारे तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारे पास सेंसरी या एफरेंट। सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन क्या करता है, वो रिसेप्टर से हम देखते हैं इम्पल्स लेके आ रहा है टू सीएनएस। ऐसे वाले न्यूरॉन्स को हमने बोला सेंसरी या एफरेंट। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये वाले कौन से हो गए, सेंसरी, जो रिसेप्टर से सीएनएस में इम्पल्स लेके आ रहे हैं। अब सीएनएस से जो मोटर इम्पल्स लेके जा रहे हैं फ्रॉम वेंट्रल रूट, उन वाले न्यूरॉन्स को हम कहते हैं इफरेंट या मोटर न्यूरॉन। ठीक है, इतना क्लियर। अब इन दोनों को जो कनेक्ट करता है
सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने वाले न्यूरॉन को हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन। तो ये वाला कौन सा हो गया हमारे इंटर न्यूरॉन। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं थोड़ा सा और साफ करके भी लिख देती हूँ यहाँ पे। तो जैसे हमने देखा फंक्शन के बेसिस पे 3 टाइप के हैं, कौन कौन से? सेंसरी, मोटर एंड इंटर न्यूरॉन। सेंसरी वाले न्यूरॉन या हम कह सकते हैं एफरेंट, एफरेंट वाले क्या करते हैं? रिसेप्टर से सीएनएस तक हमारे जो स्टिमुलस होता है उसको ले जाते हैं। मोटर वाले क्या करते हैं, जिसको हम इफरेंट भी बोलते हैं, ये सीएनएस से इफेक्टर तक हम देखते हैं इम्पल्स को ले जाते हैं। और इंटर न्यूरॉन क्या करेगा? दोनों के बीच में है ना, तो इट कनेक्ट्स द टू। ठीक है बच्चों, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमने पढ़ लिए कि 2 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। अब बारी है हमारे क्वेश्चंस की। तो आज के हमारे 2 बहुत सिंपल क्वेश्चन क्या क्या है, जल्दी से देखते हैं। द पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट परफॉर्म बेसिक सेलुलर फंक्शन सच एज प्रोटीन सिंथेसिस आर, इसमें से कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। और दूसरा क्वेश्चन, निजल बॉडीज या निजल ग्रैन्यूल्स कुछ भी बोल सकते हैं, फाउंड इन न्यूरॉन्स आर, इनमें से क्या होते हैं हमारे निजल ग्रैन्यूल्स। इनका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगी तो इसको बहुत जल्दी से लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।